ग्रामीण गरीब परिवार वहाँ से पैदल रुधौली बाज़ार के लिए आता है, तो मैं ई रिक्शा के माध्यम से ऐसी सुविधा मुहैया कराऊंगा कि लोग वहाँ से रुधौली बाज़ार तक आने में उनकी जो असुविधा हो रही है वो असुविधा ना हो। दूसरी सबसे बड़ी होगी कि जिसका पैसा सरकार हमसे लेती है उस पैसे के सुविधा अनुसार उस बिजली की व्यवस्था कराई जाए। नगरीय क्षेत्र से संपूर्ण नगर पंचायत को जोड़ के उनको 18 से 22 घंटे बिजली की जो उनका एक शेड्यूल है उस शेड्यूल में सबको बिजली उपलब्ध कराई जाए। ऐसे ही जनता कुर्सी पर बैठा रही है, तो समान दृष्टि से मैं संपूर्ण रुधौली का विकास करूं। संपूर्ण रुधौली का विकास अगर मैं कर ले गया तो ही मेरे नेतृत्व की अच्छी कल्पना होगी। अभी हम कहेंगे पूरे इस बस्ती मंडल में कोई भी एक कृषि विश्वविद्यालय नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में हमारा बच्चा पढ़ पाए और कृषि के क्षेत्र में काम कर पाए। इस क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़े हैं। रही बात स्वास्थ्य की, सम्मानित जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? नेता ऐसा चुनिए। नेता लोग कहते हैं मैं नेता नहीं बेटा हूँ, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। बेटा तो हर परिवार में है, उस बेटे को सुरक्षित करने के लिए नेता चुना जाता है जो मेरी बात जाके उचित पटल पे रखे, हमारे लिए उचित पटल पे लड़ पाए। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। नमस्कार, मैं हूं आंसू अनादि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और आज हम हमारे चैनल के मेहमान हैं रुधौली नगर पंचायत से रवि प्रताप सिंह, जो भाजपा से यहां अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ भाजपा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो आपका विकास का मुद्दा क्या है और जो नगर पंचायत में अभी तक रहे हैं उनसे हटकर आप क्या यहाँ की जनता के लिए करना चाहेंगे? देख लीजिए, रुधौली नगर पंचायत क्षेत्र जो है पिछली बार नवसृजित नगर पंचायत क्षेत्र था और यहाँ पे बैकवर्ड कोटे का सीट था। हमारे चेयरमैन हमारे ही गांव से धीर सिंह निषाद जी चेयरमैन हैं, बसपा से जीते थे। इस बार अगर सीट सामान्य रही तो प्रत्याशिता के लिए मैं भी पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। पार्टी में मैं जिले का उपाध्यक्ष हूं, तो अपेक्षा रखता हूं पार्टी शायद मेरे बारे में ख्याल करे। जहां तक रही विकास की बात, मैंने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है जनता हित के लिए। जो मेरी अपनी सोच है कि यदि मैं चेयरमैन बना तो सबसे कठिन कार्य है, चूँकि इस नगर पंचायत क्षेत्र का दायरा थोड़ा बड़ा है, ग्रामीण गरीब परिवार वहाँ से पैदल रुधौली बाज़ार के लिए आता है, तो मैं ई रिक्शा के माध्यम से ऐसी सुविधा मुहैया कराऊंगा कि लोग वहाँ से रुधौली बाज़ार तक आने में उनकी जो असुविधा हो रही है वो असुविधा ना हो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है रुधौली पूरा नगर पंचायत क्षेत्र आप टहल लीजिए, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा बाथरूम की आवश्यकता हो जाए कोई व्यवस्था नहीं है, जो एक महती समस्या है हमारे महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए। मैं प्रयास करूंगा कि हर 200 मीटर की दूरी पे एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि किसी भी परिवार को कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। तीसरी नगर पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है वह समस्या है आज भी बिजली की। नगर पंचायत क्षेत्र का बिजली का बिल तो लिया जा रहा है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र जैसे आप मुड़ियार में बैठे हैं, ये आज भी ग्रामीण क्षेत्र की बिजली से जुड़ा हुआ है। तो पहली प्राथमिकता होगी कि जिसका पैसा सरकार हमसे लेती है उस पैसे के सुविधा अनुसार उस बिजली की व्यवस्था कराई जाए। नगरीय क्षेत्र से संपूर्ण नगर पंचायत को जोड़ के उनको 18 से 22 घंटे बिजली की जो उनका एक शेड्यूल है उस शेड्यूल में सबको बिजली उपलब्ध कराई जाए। ऐसे ही तमाम विधवा भी क्षेत्र में पड़ी हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तमाम विकलांग हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, हम उनको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी काम है कि वार्ड वाइज कैंपिंग की जाए। मैं कैंप लगा के उस वार्ड से जो भी व्यवस्था बन पाएगी और जो लाभार्थी उसको योग्य उपयुक्त होगा उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना 1 रुपया लगे, मेरी प्राथमिकता होगी उनका फॉर्म उसी वार्ड में भरा के उनको उस लाभ से दिलाया जाए। सरकार अगर हमको लाभ दे रही है, अगर मुझे जनता नेतृत्व करने के लिए कुर्सी पे बैठा रही है, तो मेरी प्राथमिकता होती है कि कुर्सी पे बैठने के बाद संपूर्ण नगर पंचायत की जनता वो मुझे वोट किया हो या ना किया हो, विषय वो नहीं है। विषय ये होता है कि अगर मुझे नेतृत्व के लिए जनता कुर्सी पे बैठा रही है तो समान दृष्टि से मैं संपूर्ण रुधौली का विकास करूँ। संपूर्ण रुधौली का विकास अगर मैं कर ले गया तो ही मेरे नेतृत्व की अच्छी कल्पना होगी। यह मेरा पहली प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपका ध्यान कहाँ तक जाएगा? बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया। रुधौली क्षेत्र आज भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हालांकि नवोदय विद्यालय हमारे करीब है, ITI हमारे करीब है, एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी बना हुआ है, लेकिन जो महती आवश्यकता है, जिस तरीके से इनको प्रमोट होना चाहिए, बाहर के बच्चे भी आके यहाँ पढ़ने चाहिए। आज की व्यवस्था यह है कि मैं स्वयं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे लखनऊ भेजना पड़ा,
यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उचित शिक्षा व्यवस्था यहाँ ना होने के कारण लोग मजबूर होकर बस्ती लखनऊ, जिसकी जो व्यवस्था है उस हिसाब से अपने बच्चों को अपना घर परिवार खेती बाड़ी छोड़ के पढ़ाने के लिए बाहर उनको मजबूरन जाना पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र अभी काफ़ी पिछड़ा है। अगर मैं व्यवस्थित रूप से कुर्सी पे बैठ पाया, सरकार मेरी है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जाके निवेदन करूंगा कि रुधौली की जो नवोदय विद्यालय है उसको और भी मजबूत तरीके से बना के सुदृढ़ किया जाए, और जो यहाँ पे ITI है, ITI को थोड़ा सा और भी प्रमोट करते हुए यहाँ आवासीय व्यवस्था की जाए, इससे बाहर के भी बच्चे आके ITI कर पाएँ। जो हमारी डिग्री कॉलेज है थोड़ा सा द्रूह क्षेत्र में जाके बस गया है, वहाँ से शहरी क्षेत्र तक के लिए कोई संचालन आने जाने की व्यवस्था बस संचालित की जाए, इससे वहाँ हमारी बहनें हमारे भाई आराम से जाके उस विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज तक पहुँच पाएँ और पढ़ पाएँ। अगर हम साधन की व्यवस्था मुहैया करा ले गए तो चूँकि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे द्रूह क्षेत्र में हमारा डिग्री कॉलेज बसा हुआ है, तो बच्चे आराम से जाके वहाँ पढ़ेंगे। और शिक्षा व्यवस्था को प्रमोशन के लिए कुछ सब्जेक्ट की बड़ी समस्या है। हमारा भाई, हमारा विद्यार्थी, हमारी बहन जो पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट हमारे अभी उन स्कूलों में नहीं है। जैसे मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, मैं साइंस का विद्यार्थी था, दिलेसर इंटर कॉलेज से पढ़ रहा था, लेकिन मुझे हाई स्कूल के बाद बाहर जाके इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि हाई स्कूल के बाद रुधौली में साइंस की व्यवस्था नहीं है। आज भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पूरा देश कहता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई की कोई भी व्यवस्था हमारे रुधौली में नहीं है। और रुधौली ही अपियुत हम कहेंगे, पूरे इस बस्ती मंडल में कोई भी एक कृषि विश्वविद्यालय नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में हमारा बच्चा पढ़ पाए और कृषि के क्षेत्र में काम कर पाए। इस क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़े हैं। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार लगातार ध्यान दे रही है और इसका परिणाम ये है कि लगभग हर CHC PHC पे आज आपको डॉक्टर उपलब्ध मिलते हैं, हर जगह आपकी व्यवस्था दिखती है। लेकिन आज भी कई ऐसी बिल्डिंगें, जैसे बखरिया में एक 50 सया का 3 मंजिला बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन मात्र उद्घाटन न होने की वजह से एक सुंदर बनी हुई बिल्डिंग, एक अच्छी व्यवस्था आज भी चालू नहीं हो पा रही है। अगर बखरिया कहा जाए, इसी तरीके से आप जाएंगे तो बिजलपुर में एक हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन मात्र उद्घाटन के वजह से वो भी हॉस्पिटल तैयार नहीं हो पा रहा है। इन व्यवस्थाओं पे मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, अपने ज़िले के आदरणीय सांसद जी से मिल के निवेदन करके प्रयास रहेगा कि इनको सुचारू ढंग से चलाया जाए, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी जनता को लाभ मिल सके। और दूसरा, जो यहाँ पे 108 या 102 व्यवस्था है हॉस्पिटल पहुँचाने की, इतनी जर्जर अवस्था में है कि वहाँ से जब हॉस्पिटल से व्यक्ति ट्रांसफ़र होकर बस्ती या वहाँ से फिर रिफ़र होकर लखनऊ जाता है तो उसको एक डर रहता है कि हम आधे रास्ते में ही गाड़ी ख़राब हो जाएगी, पहुँच नहीं पाएंगे। इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का कि इसको सुदृढ़ ढंग से बनाएं कि व्यक्ति मरीज़ जब उस पर बैठ के जाए तो उसको ये ज़रूर विश्वास रहे कि मैं अपने यथास्थान हॉस्पिटल तक पहुँचने में सक्षम रहूँगा। इन व्यवस्थाओं पर मैं सरकार से निवेदन करूँगा, उनका ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास करूँगा। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, छावनी थाना अंतर्गत एक बेटी के साथ में दुराचार करके उसको फेंक दिया जाता है। अगर आप यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, जनता आपको चुनती है, तो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आप क्या काम करेंगे? सुंदर प्रश्न आपका है। और जिस तरीके से समाज में आज यह व्याधियाँ व्याप्त हैं, यह निश्चित ही भारतवर्ष को कलंकित कर रहा है। इसके लिए सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि शिक्षण क्षेत्र में हम जाएं, जागरूकता लाएं, अपनी बहनों को हम जागरूक करें, और महिला पुलिस की जो व्यवस्था है उसको चौराहे चौराहे पे इस तरीके की एक व्यवस्था बनाई जाए। जैसे लखनऊ में आप देखते होंगे पे पिंक स्टॉल बना है, पिंक पुलिस स्टेशन बना है, तो मैं अपने नगरीय क्षेत्र में व्यवस्था करूँगा, जितने भी ऐसे चौराहे हैं जहाँ से हमारी बहनें गुजरती हैं वहाँ पे पिंक पुलिस बूथ बनाया जाए, जहाँ पे महिला पुलिस बैठें, जिससे वो महिलाओं से जाके अपनी बात यथास्थान कह पाएँ। दूसरी व्यवस्था, जब स्कूलों से छुट्टियाँ होती हैं, मैं निवेदन करूँगा पुलिस प्रशासन से भी कि उस टाइम उन स्कूलों के गेट पे अपने 2 पुलिसकर्मी तैनात करें, और फिर चौराहों पे एक पुलिस पैडलिंग की टीम लगाई जाए कि जिससे कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी हमारे बहनों को परेशान न कर पाए, और उनमें भी एक आत्मविश्वास जगे कि हमारे साथ शासन, प्रशासन, पुलिस की व्यवस्था हमेशा तैनात है, हमको कहीं भी की डरने की आवश्यकता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि हमको शिक्षा के माध्यम से अब सभी परिवार में संस्कार लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि महीने में एक बार स्कूलों से समय लेके हर स्कूलों में एक ऐसा कार्यक्रम कराया जाए
जिससे बहनें तो दूर, हम अपने भाइयों को, अपने बच्चों को यह बताएं कि जब तक मैं अपने परिवार की तरफ संपूर्ण समाज के परिवार को नहीं देखूंगा, तब तक यह व्यवस्था उचित नहीं हो पाएगी। जैसे हमारी बहनें हैं वैसे दूसरे की बहनें, वैसे सबकी बहनें हैं। तो सबसे ज़रूरी काम है कि बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना कि संपूर्ण समाज को अपना परिवार समझे। जब संपूर्ण समाज को अपना परिवार समझेगा तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी व्यक्तित्व का निर्माण होगा, तभी इस नगर पंचायत क्षेत्र का निर्माण होगा। नगर पंचायत के सम्मानित जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नगर पंचायत की सम्मानित जनता से बस एक ही निवेदन करूंगा, आज चुनाव का समय है, भांति भांति के लोग आपके बीच में जाएंगे और भांति भांति के प्रलोभन देंगे। मैं आपसे निवेदन सिर्फ ये करूंगा कि क्षणिक जो लाभ है उसको ध्यान में न रखते हुए अपने भविष्य को देखिए। 5 साल आपने एक कार्यकाल देखा है, नेता ऐसा चुनिए। नेता लोग कहते हैं मैं नेता नहीं बेटा हूँ, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। बेटा तो हर परिवार में है, उस बेटे को सुरक्षित करने के लिए नेता चुना जाता है जो मेरी बात जाके उचित पटल पे रखे, हमारे लिए उचित पटल पे लड़ पाए। मैं सभी जनता से निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्तित्व को ज़रूर इस बार चुनिएगा जो आपकी लड़ाई को थाने से लेकर तहसील पर, तहसील से लेकर डीएम तक और डीएम से लेकर शासन तक लड़ने का मद्दा रखता हो, जिसकी बात सुनने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़े, जिसमें वह क्षमता हो, जिसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि जो जाके आपके लिए आपकी लड़ाई को अपना मान के हर सदन में लड़ने के लिए सड़क से लेकर सदन तक तैयार रहे। अभी तक आप रवि प्रताप सिंह को सुन रहे थे और ऐसे ही राजनीतिक साक्षात्कार से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय राष्ट्र।